बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शायर नदीम अहमद के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, क्या में पाकिस्तान के बाद से कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे आए जो कि इनकलाबी थे। वो जहाँ भी गए उन्होंने इस इलाके में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाने की कोशिश की हैं। फिर यूं हुआ कि उनकी ब्यूरोक्रेट्स के नाम लोगों को अजबर हो गए। इनमें से चंद एक तो इस कदर तख्लीकी सलाहियतों के मालिक थे कि इन्होंने बड़ी ही शानदार कारनामे सरअंजाम दिए हैं, बड़ी ही शानदार किताबें भी लिखी हैं। लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता हमारी ब्यूरोक्रेसी के दरख्त को घुन लग गया। इनकलाबी सोच वाले मदूम होने लगे और इनकलाबी व तख्लीकी सोच की जगह माल और दौलत की हवस ने ले ली। ये दौलत की काली देवी कई रोशन चिरागों को निगल गई है। लेकिन अगर हमारी शब के आंगन में कोई एक ऐसा दिया रोशन हो जाए तो दिल दुआओं पे उतर आता है। डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक भी ऐसे ही चंद लोगों में से एक हैं। शफकतुल्लाह मुश्ताक साहब ने राजनपुर में बतौर डिप्टी कमिश्नर तैनाती के बाद इंतहाई मेहनत और लगन से काम करते हुए राजनपुर की तामीर और तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात एक कर दिया है। इनकी ज़ेरे निगरानी तमाम ज़िलाई महकमों की कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। वो शहरियों के मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए दिन रात कोशां हैं। इनकी तैनाती के बाद से राजनपुर का नक्शा ही बदल गया है। आज हमने इन्हें अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। हम इनके इंतहाई मशकूर हैं कि वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनाब शफकतुल्लाह मुश्ताक साहब, एक तरफ डिप्टी कमिश्नरी तो दूसरी जानब सहाफत, अदब और शायरी, इन सब से कैसे इंसाफ कर पाते हैं और इनसे यकसा कैसे ओहदा बरा हो पाते हैं? थैंक यू वेरी मच शायद नदीम साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मौका दिया कि मैं आपके तवसत से बात कर सकूं। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि शायरी, सहाफत और ये मुलाजिमत जो है, मैं शुरू से ही सोचता था कि ये सारी चीज़ें कैसे चलाई जाएं। और अक्सर जो मेरे मिलने वाले हैं वो भी मेरा इसको बहुत बड़ा कारनामा समझ रहे होते हैं। मुझे कहते हैं जी इतनी हेक्टिक लाइफ और मसरूफियत में आपने शायरी भी साथ चलाई हुई है और सहाफत में भी चलाई हुई है। तो मेरा ये ख्याल है कि असल चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इतनी क्रूशल है लाइफ में, जब तक आप वो नहीं करते तो आप शायद कुछ भी नहीं कर सकते। आप तो जब का शिकार रहते हैं, गो में रहते हैं। तो आपके यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट की अहमियत क्या है। तो मुझे तो बहुत पहले इस बात का एहसास हो गया था कि जिंदगी अगर अच्छे तरीके से गुजारना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगी, क्योंकि आपके औलाद भी है, आपके अजीज वकारिब भी हैं, आपके दोस्त अहबाब भी हैं, आपका सफियर ऑफ इंटरेस्ट भी है, आपकी मुलाजमत भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इन सारी चीज़ों को जब साथ मिलाकर आपने चलना है तो जाहिर है कि आपने हर हिस्से का जो टाइम है उसको देना होगा। इवन आपके बॉडी के भी आप पे फराइज हैं, आप उसको नहीं देते तो वो भी बहरहाल टू सम एक्सटेंट वो भी इशू बनता है। तो इस वजह से मुझे टाइम मैनेजमेंट की अहमियत का अंदाज़ा था और अल्लाह ताला का लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि हमने हमेशा। दूसरा जो शायरी और ये सहाफत है, मेरे नज़दीक बहरहाल इसका काफ़ी हद तक ताल्लुक जो है वो आमद से है। बाज़ औक़ात आप कोई अचानक एक इशू देख लेते हैं तो आप उससे मुतासर होते हैं, तो आपके ज़हन में पूरे उस इशू के खदोखाल आ जाते हैं, उसकी जो ज़रूरियात हैं, वो इशू क्यों बना, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। तो आपका ज़हन जो है उसके ताने बाने बुनने शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में अदब तख्लीक होता है। शायरी भी कुछ यूं ही है। पहला शेर जो होता है ना, किसी गजल का पहला शेर, मेरा जहां तक तजर्बा कहता है वो 100% आमद होती है। एक दफा मुझे याद है कि एक दफा नहीं, 20 दफा ऐसे हुआ है कि मैंने तो, चूंकि मैं कैफियत का शायर हूँ, मैं कोई बाकायदा उस तरह की शायरी नहीं करता कि जो
मुख्तलिफ शायरों को पढ़ के तलमीहात और इस्तारात और बहरें इस्तेमाल करके उनको फनी लिहाज से कोशिश करूं शायरी की। मैं तो पहला शेर जो होता है वो हमेशा मेरे जहन में आता है। जैसे कई दफा ऐसे हुआ, एक दफा एक मेरी गजल थी कि मैनू शेर सुनाने पै गए, दिल दे तार हिलाने पै गए। वाह। अब ये गजल का एक शेर आया, उसके बाद कुछ देर तो आप उसी कैफियत में रहते हैं, लिहाजा अगले 2-3 शेर तो उसी कैफियत में ही जो है वो तख्लीक हो जाते हैं। बहरहाल 1-2 शेरों पे आपको माइंड अप्लाई करना पड़ता है, उसमें आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड भी मैटर करती है, आपके तजर्बात भी मैटर करते हैं, आपकी ज़हनी वुसअत भी मैटर करती है, आपने किस किस्म के माहौल में जिंदगी गुजारी है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो बहरहाल आपके सवाल का जवाब टाइम मैनेजमेंट है। अच्छा, ये तो होगी टाइम मैनेजमेंट, लेकिन ये जो शायरी है उसमें भी आपने बता दिया कि एक तखय्युल है, एक एहसास है, एक खुशबू है जो आपके जहन में आती है और उसे औराक पर आप जो है वो बिखेर देते हैं। लेकिन जो कॉलम निगारी है ये एक मुश्किल सब्जेक्ट है इस हवाले से कि इस पे आपको अपनी जो है वो राय का इजहार करना पड़ता है, जबकि आप एक ओहदे पे भी बैठे हुए हैं और उस ओहदे पे बैठे हुए आपको तनकीद और तारीफ करते हुए बैलेंस रखना पड़ता है उसमें। तो ये क्या मुश्किल नहीं होता है एक बतौर डिप्टी कमिश्नर की हैसियत से कि आप कॉलम निगारी करते हुए उनसे इंसाफ कर पाए? देखिए, मैंने हमेशा ना सोशल इश्यूज पे कलम उठाया है और कोशिश की है कि मुस्बत एंड पर रहा जाए। जो जब आप राय देते हैं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए आपको लाइंस ड्रा करना पड़ती हैं, जिसमें आपका मुल्क है, आपका रिलीजन है, आपके लोग हैं, अच्छा आपका पेशा है, ये सारी चीजें हैं, उस पर आपने लाइंस ड्रा करनी है। अच्छा, मैंने हमेशा मुस्बत अंदाज से सोचने की कोशिश की है और उसी तरह आगे चीजों को कन्वे करने की भी कोशिश की है। मेरा कभी भी कोई ऐसा तर्ज फिक्र नहीं रहा जिसमें तसादम हो, जिसमें गैर जरूरी तनकीद हो और जिसमें किसी के खींचातानी हो, किसी की दिल आजारी हो। ये सारी चीजों को ना मैं मनफियत समझता हूँ और मेरे नजदीक हमारे बेशुमार जो मसाइल है ना, उनकी जो वजह है ना वो मनफी सोच है। लिहाजा मैंने हमेशा मुस्बत सोच के पहलू से सोचा और उसी तरह आगे कन्वे किया। अल्लाह ताला का लाख लाख दफा शुक्र है कि ये जो सफर है ये हमारा 4-5 साल पहले शुरू हुआ था और आज तक जारी और सारी है। कभी कोई एक भी बात ऐसी सरफेस पे नहीं आई, ना किसी ने मुझे कोई ऐसी बात की है। एक दफा ये जरूर हुआ था जब मैं इधर आया हूँ तो ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स था, तो एक माह मैंने वहाँ उनके किसी एक आदमी ने, मुतल्लिकीन में से किसी ने एक मुझे उनकी गजल सुनाई कि दिल दर्द तू मांदी न थी, दर्दे जिगर इवे होंदे। अब मैंने वो उर्स आ रहा था, उसमें कलम लिखा तो मैंने ये लिख दिया कि ये ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की है, क्योंकि बताने वाले ने ये बताया था। बाद में मुझे एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने बताया कि ये मेरे दादा जान की है, वो खलीफा थे ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के। इस तरह का तो बाज़ औक़ात हुआ है। फैक्ट्स जो हैं वो बाज़ औक़ात आप को जो यानी मुतालिया के बगैर अगर किसी ने बयान किए हैं तो उनकी सनद कमजोर होती है, जिस वजह से तस्हीह का इम्कान होता है, वो जो कि मैंने बाद में कॉलम में वजाहत भी कर दी थी। अच्छा, आपका सहाफत का, अदब का, शायरी का सफर तो आपका आसान रहा आपकी जहानत, आपकी अहलियत और सलाहियत की वजह से। तो अगर हम आप देखें आपके ओहदे के हवाले से तो डिप्टी कमिश्नर राजनपुर का जो है वो एक आसान जो है वो टारगेट नहीं है, बहुत मुश्किल टास्क है। इस टास्क को कैसे पूरा कर पा रहे हैं? असल सिविल सर्विस जो है ना जी, इसकी एक तारीख है और अगर आप तारीख इसकी पढ़ लें ना तो यकीन माने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, उसमें सिविल सर्विस की जो लोग जानते हैं ना, वाकफाने हाल हैं, उनको पता है कि जब भी आपने पहली पोस्टिंग पे जाना है ना, तो जिस जगह आपने जाना है वहां की आपने सारी चीजों का एक बर्ड्स आई व्यू लेना है, तायराना एक जायजा लेना है
ठीक। और देखना है कि वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ की सकाफत क्या है, वहाँ के एजुकेशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वहाँ लोगों की बूदोबाश क्या है, वहाँ लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है, ये सारी चीजें आपने वहाँ की समझनी है। अच्छा, जब मैं राजनपुर, मेरे फर्स्ट पोस्टिंग यहाँ हुई, तो लाहौर में तो जाहिर है कि एक तासुर पाया जाता था कि ये हार्ड जिला है, बड़े हालात इसके सख्त हैं, वहाँ पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, और बेशुमार मसाइल की वजह से फिर चूंकि ये पंजाब का आखिरी जिला है टूवर्ड सिंध एंड बलूचिस्तान, तो बड़ा डराया गया था। लेकिन जब मैंने यहाँ आके देखा तो यहाँ मुझे कुछ चीजें इनकी बड़ी ही पॉजिटिव लगी। नंबर एक तो ये था कि ये लोग जब आपको सलाम करते हैं ना, तो आपके सामने हाथ मान देते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक। अब ये इतना बड़ा जेस्चर है, इतनी बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी है, इसकी कोई इंतहा ही नहीं। अच्छा, जब आपको मुखातिब करते हैं तो ये साईं कहते हैं, यानी आपके सामने सरेंडर कर जाते हैं। जहाँ इस तरह की कम्युनिटी हो, वहाँ सिविल सर्विस का जो बेसिक फलसफा बंदा समझता है ना, उसके लिए मामला चलाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। उसमें सिर्फ ये है कि आपने ऐसे लोगों के को एक्सेस देनी है और फिर एक्सेस लेनी है, क्योंकि रेसिप्रोकेशन है। जब आप एक्सेस देंगे तो एक तो यह है कि जैसे आपने फरमाया कि कई सालों से एक तासुर ये पाया जाता है कि शायद ब्यूरोक्रेसी का वो पुराने हालात नहीं है। अच्छा, ये जो तासुर है, इसको एक तो तोड़ना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप 12 इस वक्त नुमाइंदा है सर्विस के। अच्छा, जब आप लोगों से इंटरेक्शन में जाते हैं, लोग आपको देखते हैं, आप लोगों को देखते हैं, तो एक तो वो जो तासर है वो जाहिल होता है कि नहीं, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों से लोगों के करीब आते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, लोगों के मसाइल को खत्म करते हैं, अगर खत्म नहीं भी कर सकते तो कम से कम करते हैं। अच्छा, उसके बाद जब लोगों को आपको जानने का मौका मिलता है तो आपको ये भी पता चलता है कि लोगों के मसाइल हैं क्या। अब मैं जब यहाँ आया तो 5वें दिन बाद ही फ्लड आ गया। अब ये कोई फ्लड दरियाओं का फ्लड नहीं था, ये हिल टॉरेंट्स का फ्लड था, जिसको रोद कोई कहते हैं। यहाँ को सुलेमान है, यहाँ जो है ये आपको अगस्त और सितंबर के दरमियान बारिशों का एक सिलसिला शुरू होता है। जो ही वो बारिशें पड़ती हैं तो पहाड़ से पानी आता है और तहद निगाह सैलाब ही सैलाब आपको देखने को मिलता है। अब इतनी बड़ी डिसलोकेशन। अच्छा, ये डिसलोकेशन की बदौलत लोग जो हैं, क्योंकि जब भी सोसाइटी डिसलोकेट होती है ना, उसके नतीजे में गुर्बत भी आती है, उसके नतीजे में बेइज्जती भी आती है, उसके नतीजे में गैर यकीनी कैफियत भी पैदा होती है। तो अब मेरा पहला टेस्ट ये था। अब हमने तो सीधी सी बात है, जाके बंदों पे बैठ गया, एक बंद से दूसरे बंद पे, दूसरे से तीसरे पे, किसी को तिफल तसल्ली दे रहे हैं, किसी को वहां से निकाल के एक ऐसी जगह भिजवा रहे हैं जहाँ उनके लिए कंफर्टेबल जोन है और सेफ जगह है, फिर खाने के टाइम उनके खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट का फोकस भी पूरा था। अब इन्हीं दिनों चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो थी, वो भी वहां आ गई। अब ये एक हमारा पहला जो इंटरेक्शन था ना, दैट गॉन वेरी सक्सेसफुल। अब लोगों ने मुझे खुद कहा कि जी हम तो बड़ी देर बाद देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर अमंग अस। तो फिर मेरी कोशिश ये भी होती है कि कोशिश की जाए कि जिस जबान में अगला बात कर रहा है ना, उस जबान में बात करने की कोशिश की जाए। ठीक है। अच्छा, जब आप उसकी जबान में बात करते हैं ना, तो इतना अगला अपनायत महसूस कर रहा होता है जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। मैंने बहुत पहले एक दफा पढ़ा था कि ये जो सूफी जब यहाँ आए तो इन्होंने सबसे पहला काम ये किया था कि यहाँ की जबान सीखी थी, क्योंकि जब आप लोगों से उसकी जबान में बात करते हैं ना, तो मीलों का फासला जो है लम्हों में तय हो जाता है। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर साहब, क्या 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 डिप्टी कमिश्नर राजनपुर का जो था आपको एक इनाम के तौर पर दिया गया, या आपकी अहलियत और सलाहियत को जो है वो एक चैलेंज दिया गया है? इस चैलेंज में किन मुश्किलात का अब आपको सामना करना पड़ रहा है? भारत, मेरी एक चूंकि बैकग्राउंड है, अल्लाह के फजल से मैं पहले डिप्टी कमिश्नर भी रह चुका हूँ। अच्छा, डायरेक्ट एंटी करप्शन एडिशनल सेक्रेटरी, फिर मैं 2.5 साल सेक्रेटरी रहा। जी जी, आपकी आवाज रुक गई है।
आपकी आवाज यहाँ पे थोड़ी रुक गई है। आप का दोबारा जो है वो राब्ता होता है तो फिर इंशाल्लाह जो है। पब्लिक सर्विस डिलीवरी पे कभी कंप्रोमाइज करने वाले लोग नहीं है। ठीक। कल उन्होंने हमारा नाम रिकमेंड किया था, फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब से मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो उनसे डिस्कशन के दौरान उन्होंने मुझसे यही बात की कि आप किस तरह काम करेंगे, तो मैंने उन्हें बताया और एंड पे उन्होंने मुझसे पूछा कि कितनी देर आप काम करेंगे, तो मैंने कहा कि मेरा तो शुरू का मामूल ये है कि फजर की नमाज के बाद हम नौकरी का आगाज कर देते हैं और फिर 10 11 बजे तक जो है ना कॉन्स्टेंटली नौकरी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बंदा भी आए उसकी डिस्पोजल हो, कोई ऐसी ना हो कि मेरी वजह से कोई बंदा बाहर खड़ा और मैं अंदर बैठा हूँ। अच्छा, मेरी वजह से किसी बंदे का जो है वो फाइलों में दब के पड़ा हो और फाइल मेरे पास पेश ही ना हो रही हो। और हमेशा ये कोशिश की है कि जब भी कोई आपके नोटिस में चीज आ जाए ना, उस पर आपने कार्रवाई लाजमी करनी है जिस तरह भी मुमकिन हो सके। तो इसलिए राजनपुर में जो हमारी पोस्टिंग है हार्ड एरिया था, यकीनन हार्ड एरिया था और मेरा एक्सपीरियंस भी था, शायद के गवर्नमेंट ने इस वजह से मुझे यहाँ भेजा था। अब यहाँ आके जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, इसमें इसमें एक ज़िमनी सवाल करता चलूं कि आम तासुर है बिलखुसूस राजनपुर का कि यहाँ पे तैनाती जो है वो ताकतवर हलकों की मेहरबानी या उनकी मंजूरियों से होती है। हर जो भी वहां पे चाहे कांस्टेबल से लेके और डिप्टी कमिश्नर तक जो है, आप क्या कहते हैं कि इस तासुर में वाकई हकीकत है या कि ये एक तासुर बनाया गया है कि इसमें ताकतवर हल्के जो है वो मुलवस नहीं होते हैं या उनकी मर्जी मन मंशा के मुताबिक कोई आ सकता है ना ही यहाँ से जा सकता है? देखिए, डिप्टी कमिश्नर का जो है ना, मेरी जो 32 साल नौकरी है डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे, बहरहाल जो आपने बात की है ना 100% ऐसे नहीं होता। ठीक है। अच्छा, जहां तक राजनपुर का ताल्लुक है, यानी खुदा जानता है कि मुझे यहाँ का एक भी सियासतदान जब तक मैं यहाँ नहीं आया मुझे नहीं जानता था कि मेरी ज्यादा सर्विस जो है वो सेंट्रल पंजाब में है। ठीक है। मैंने जो साउथ पंजाब में वो भी तकरीबन सेंट्रल पंजाब ही है, बहावल नगर। मैंने सिर्फ बहावल नगर और साहिवाल पोस्टिंग की है, या मैं नौकरी के शुरू में खानेवाल मजिस्ट्रेट रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ कभी भी नहीं आया इस इलाके में। अच्छा, ना मेरा यहाँ कोई वाकिफ था। अच्छा, और ना ही इस तरह कोई तासुर है। मैं और भी लोगों को जानता हूँ। इस दफा तो कम अज कम जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उन्होंने बहरहाल खालिसतन मेरिट की बुनियाद पे जो है ये फैसले किए हैं। अब मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैंने ग्रास रूट लेवल से नौकरी स्टार्ट की है। मैंने नौकरी का आगाज बतौर तहसीलदार किया और हमने ये खाक छानी हुई है। हमने कभी भी पोस्टिंग को किसी हवाले से नहीं लिया। ये अलग बात है कि जिन अफसरों के साथ काम किया है उन्होंने हमें देखा, हमारी कमिटमेंट देखी, हमारी डिवोशन देखी। अच्छा, मेरी कैपेबिलिटी देखी, मेरा एक सर्विस एक्सपीरियंस देखा, मेरा नॉलेज देखा, तो रिकमेंड उन्होंने इस हद तक जो है वो हुआ है कि अफसरों ने रिकमेंड किया है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इस तरह की कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब मैं यहाँ आया हूँ, आप यकीन माने मैंने कोई किसी खबर में नहीं जाना। यहाँ की जो इवन पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, अच्छा ये जो है ना ये सरदार हैं। अच्छा, यहाँ भी इनका जो है बड़े धीमे मिजाज के लोग हैं। अब डिप्टी कमिश्नर को मिलना भी इन्होंने तो बकायदा ये पहले टाइम लेते हैं। अच्छा, जब ये बात करते हैं, मैंने कई दफा इनको काम रिफ्यूज किया है कि ये नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे तो कोई ऐसा जैसा रिजेस्ट नहीं हुआ। ठीक अच्छा, है। जो होने वाला है वो मैं ना डायरेक्ट बंदा आता है उसका भी होने वाला काम का भी इनकार नहीं करते। इस तरह जाहिर एक पॉलिटिकल आदमी है, वो पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, आखिर इतने लोगों ने उसको वोट दिए हैं। और अगर किसी दफ्तर में किसी सिटीजन को दिक्कत पेश आ रही है, मसला पेश आ रहा है, कोई उसका काम नहीं हो रहा, तो लामाला बात है कि वो अपने नुमाइंदे के पास जाएगा और नुमाइंदा जब हमारे साथ बात करेगा तो नुमाइंदे को हमने लॉजिकली देखना है। अब सारी बातें उनकी गलत भी नहीं होती, सन ऑफ द साइल होते हैं। अच्छा, सारी जो है ना, मेरा अपना ये ख्याल है कि इशू रवैयों का है।
वो दोनों साइड की तरफ से ही हो सकते हैं। बाज़ औक़ात हमारे भी रवैये सही नहीं होते और बाज़ औक़ात उनके भी रवैये सही नहीं होते। हाँ, आपने अगर अपना करैक्टर पेश कर दिया है ना, अगर पॉलिटिकल लोग हों या सिविल सोसाइटी हो, उनको पता हो ना कि आप नीट एंड क्लीन आदमी हैं, आप काम को जानते हैं, आप रोड़े नहीं अटकाते, आप लोगों को ज़िच नहीं करते, आप लोगों को तंग नहीं करते, तो आप यकीन माने ये डीलिंग कुछ नहीं रह जाती, डीलिंग बहुत आसान हो जाती है। फिर एक्सेप्शन इज ऑलवेज। अच्छा, राजनपुर एक पसमानदा इलाका होने के साथ साथ इंतहाई खतरनाक इलाका भी तस्वर किया जाता है। इसकी पसमानदी को दूर करने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं और इसके खतरनाक जो खतरात हैं इसको दूर करने में कहां तक कोशिश जो है वो आपकी कामयाब हो रही है? अच्छा सर, ये जो अभी आपने खतरनाक वाले इलाके वाली बात की है ना, ये शुरू में ये भी एक मैंने यहाँ के देखा, इनके ना 5 गांव ऐसे हैं जो कच्चे के गांव हैं, यहाँ वाकई खतरनाक जगह हैं और वहाँ जाहिर है कि वो कच्चे का इलाका है, वहाँ अकरेंसेस भी हुए हैं। उसके अलावा बाकी जितना एरिया है ना वो क्वाइट है, वो इंतहाई पीसफुल जगह है, वहाँ गुर्बत है, एजुकेशन कम है, लेकिन वहाँ कोई खतरात वाली बात नहीं है। अच्छा, मैंने जब यहाँ देखा कि यार ये तो इसका तो इमेज ही हार्ड है, हर बंदा यही कह रहा है जैसे आपने बात की है, लेकिन हमने इस इमेज को हाईलाइट करने के लिए ना हमने 3 काम किए थे मैंने। एक तो क्योंकि पॉवर्टी इज द मेन थिंग, मेरा अपना ये ख्याल है कि यहाँ पॉवर्टी ज्यादा होना, उसका एक ही तरीका है पॉवर्टी को खत्म करने का कि आप सोसाइटी को एजुकेट करने की कोशिश करें। अब हमने किया क्या कि एक तो मैंने ये किया कि यहाँ एक हमने मुशायरा करवाया, जिसमें लाहौर से, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से बड़े बड़े शोराए कराम बुलाए और यहाँ का जो सराइकी का खुद पोटेंशियल है। अब ये सराइकी की जबान में इतनी शरीनी है, इतनी मिठास है, इतनी शायरी के फनी एतबार से अगर देखा जाए तो इतनी गहराई और गहराई है, यहाँ के शोराए कराम को बुलाया। अच्छा, इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया। दूसरा मैंने ये किया, यहाँ एक किताब मेला करवाया। अब उस किताब मेले में ये राजन हिस्ट्री का पहला किताब मेला था, हमने बड़े स्टार लगवाए और बड़ा अप्रिशिएट हुआ। अच्छा, इसके बाद ऐसे किया कि ये पब्लिक कर दिया कि अगर यार कोई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास हायर एजुकेशन में जब वो जाते हैं तो फीस के पैसे नहीं होते, तो मैंने बेशुमार मुखैर ज़रात को कह के कई लोगों को बच्चों की फीस से भी अदा करवाई है। अच्छा, अब जो है एक मसला, बहुत बड़ा मसला पंजाब गवर्नमेंट ने हल कर दिया है कि होनहार प्रोग्राम जो है इसके जरिए से बेशुमार, क्योंकि हमारे जो मसले हैं ना उनमें से एक मसला ये भी है कि जब मैट्रिक तक तो आपका पब्लिक सेक्टर चल रहा है या तक, उसके बाद यूनिवर्सिटी में बहरहाल फीस ज्यादा है, बेशुमार ऐसे हैं जो बच्चों की फीसें नहीं अदा कर पा रहे। अब गवर्नमेंट ने जो होनहार प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है उससे लोग बड़े हेल्प आउट हो रहे हैं। अच्छा, फिर राजनपुर में मैंने एक और बड़ा पोटेंशियल देखा कि इसका हेरिटेज वाला बड़ा रिच कल्चर था, यानी यहाँ ख्वाजा गुलाम फरीद बहुत बड़ा एक हेरिटेज के हवाले से एक नाम है, अड़ंद का एक किला है। अच्छा, इसमें एक और है, ठेड़ है, दुल्हे का ठेड़। अच्छा, इसके अलावा 2-3 ऐसे मिज़ारात हैं जो रिपोर्टेडली या ताबईन के हैं या साहबा कराम के हैं। फिर इसका एक ट्राइबल एरिया है। अच्छा, इसका जो है रुझान की एक अपनी हिस्ट्री है। अच्छा, डैमेस गेट है जो एक डैमेस डिप्टी कमिश्नर था उसने बनवाया था जामपुर में। इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के मैंने सोचा ये कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाते हैं हेरिटेज। हमने वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई, उसमें ये जो आपके जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से बुलाए और ऑनलाइन जो था वो यूके से भी लोग हुए थे, यूएसए से भी हुए हैं, आयरलैंड से भी हुए हैं और दीगर ममालिक से भी हुए हैं। अब इस कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या हुआ कि जो हार्ड इमेज था उसको हमने सॉफ्ट इमेज में तब्दील करने की कोशिश की। तो ये समझा जा रहा है कि शायद राजनपुर तो इतना खतरनाक एरिया, ऐसी बात नहीं है, कुछ थोड़ा सा इसका एरिया जरूर है। अच्छा, वो कोई भी इलाका हो उसमें कुछ ना कुछ एरिया जरूर ऐसा होता है जहाँ क्राइम का रेट ज्यादा होता है,
यहाँ जो है वो कच्चे के लोग हैं जो बैठे इसके। अच्छा, इसी हवाले से मैं पूछना चाह रहा था कि राजनपुर का इलाका जहां बुजुर्गों के हवाले से जाना जाता है, वहां साबिक वजीर आला की वजह से भी खासा जो है वो लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन वहीं पे कच्चे पक्के के डाकू, छोटे और बड़े गैंग के हवाले से भी जो है खासी शोहरत रखता है। इनको किनकी सरपरस्ती हासिल है? क्या हुकूमत और रियासत जो है वो इनके सामने बेबस नजर आती है? ये भी तो तासुर है। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? और इसके लिए जहां आपने ये जो कुछ किया है, इसकी तो लोगों को आगाही बहुत कम होती है। बड़ी बात है जो आपने इतने बड़े काम किए हैं, यकीनन ये आपकी बड़ी एजाज की बात है और आप सामने आए हैं और बता रहे हैं। मुझे से को भी इस बात से ही आपकी इस गुफ्तगू से पता लग रहा है, वरना जब राजनपुर का नाम आता है और आप जैसे से जब पहले मेरी दफा आपसे बात हुई तो ऐसा लगता है, आप इन्वाइट करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये हमें कच्चे के डाकुओं या पक्के के डाकुओं के सुपुर्द करने के लिए बुला रहे हैं हमें। तो ये एक तासुर भी तो एक है, और इसको कम करने के लिए या इसको खत्म करने के लिए हुकूमत और रियासत बेबस क्यों नजर आती है? देखिए, ये एक इशू तो जरूर है, जिस तरह आपको भी पता है, सारों को पता है, जी हाँ, और क्रॉनिक इशू है जी, लेकिन अब जो है ना, मेरा अपना ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कुछ मेयर्स ऐसे दिए हैं जिसमें आप आइंदा के चंद महीनों में या सालों में बड़ी इंप्रूवमेंट देखेंगे। एक उन्होंने क्राइम फाइटिंग का एक अलहदा शोबा भी बना दिया है पुलिस का। अच्छा, दूसरा ये है कि जहां भी इस तरह के हालात हो ना, वहां असल चाहिए होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का भी प्लान कर रही है, जिसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एक दूर दराज इलाका है, दरिया के बेट में है, दरिया के बिल्कुल पास है, लिहाजा वो लोग आइसोलेटेड हैं। अच्छा, वहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, बड़ी कीमती एग्रीकल्चर लैंड है। अच्छा, उस एग्रीकल्चर लैंड की वजह से ये लोग भत्ता वसूल करते हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, अच्छा मुख्तलिफ चीजें और डेवलप हो गई, तो ये ग्रेजुअली खत्म हो जाएगा। मैंने तो नौकरी में ऐसे एरिए भी देखे हैं जहाँ शायद शाम के बाद नहीं जाया जा सकता था, लेकिन बाद में वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आया और वहाँ जो है वो इतना तरक्की कर गया इलाका। यही जो है, अगर चक झुमरे की बात की जाए, मैं मजिस्ट्रेट था चक झुमरा में, तो यहाँ जो मोटरवे आई है, यहाँ ये फेडमिक बनी है, इससे पहले शाम के बाद आप नहीं जा सकते थे, लेकिन अब जो है जुमरा लैंड की इतनी कीमत बढ़ गई है और वहां कोई ऐसा लैंड ऑर्डर का इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अब ऐसे प्लान कर रही है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। यूं ही ये चीजें होंगी तो, क्योंकि है सिर्फ तो मैंने जैसे बताया 5 गांव, राजनपुर की अगर बात की जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी अदर डिस्ट्रिक्ट, राजनपुर की अगर बात की जाए तो सिर्फ 4 या 5 गांव है। अच्छा, उनमें आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूं ही ले जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, फिर ज़राई रकबे भी वहां मौजूद हैं, ये स्टेट लैंड भी है। अब स्टेट लैंड का भी एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से हमने मूव किया है कि इसको हम आर्जी काश्त में ले जाएं, और आर्जी काश्त के नतीजे में जब कुछ दीगर गांव से लोग आके वहाँ काश्तकारी शुरू करेंगे तो वो जो लोग हैं उनको काउंटर किया जाएगा। और ये भी बेशुमार मिसालें हैं कि जब वहाँ के लोगों ने अगर क्रिमिनलिटी की तो आपने साथ वाले गांव से या इलाकों से लोग आके वहाँ आबाद किए तो वो काउंटर हुए और ग्रेजुअली चीजें बेहतर होने शुरू हो गई। और मैं नहीं, किसी भी क्राइम को रोकना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, और आप जैसे बासलाहियत लोग और अहलियत के हामिल लोग मौजूद हों तो फिर उनके लिए तो जरा भी मुश्किल नहीं लेता, लेकिन उस पर दबाव आता है। जब आप जैसे लोगों पे दबाव आता है तो फिर प्रॉब्लम होती है। क्या आप समझते नहीं है कि अहले सियासत और अहले रियासत ही जब सरपरस्ती ना करें तो ऐसे लोगों को काबू करना और इन इलाकों को पुरअमन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है? क्या आप समझते नहीं है कि आप जब इस ओहदे पे बैठे हुए हैं तो आप भी क्या दबाव का शिकार होते हैं? और क्या आप समझते नहीं है कि उसका जवाब आप बीच में से रह गया था कि ये किसी की सरपरस्ती के बगैर ना ये सिलसिला चल सकता है और ना ही ये सिलसिला रुक सकता है। इसको अगर रोकना तो पहले सरपरस्ती को हटाना पड़ेगा, फिर ही ये लोग काबू भी आएंगे और वो इलाका भी पुरअमन हो पाएगा। और राजनपुर का जो नाम है
वो भी जो है वो एक पुरअमन शहर की हैसियत से जाना जाएगा। देखिए, ये नैरेटिव जैसे आपने बताया, लोग इस तरह की बात करते जरूर हैं, जी लेकिन अब मेरी राय अगर ली जी जाए, जी, जो आपकी मैंने राय। जो यहाँ आके देखा है, देखें, बात है सिर्फ 4 गांव की, हम्म, जबकि वहां सैकड़ों और भी गांव हैं। अच्छा, अगर ये सिर्फ सरपरस्ती और क्रिमिनल्स की बात की जाए तो वाई ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 4 विलेजेस। असल ये बात नहीं है। फैक्टर्स तो कई हो सकते हैं, हर जब भी कोई अकरेंस होता है ना, ठीक है। उसके पीछे फैक्टर्स एक नहीं होता, फैक्टर्स कई होते हैं। उनमें से एक इम्कान है कि ये भी हो, लेकिन मैं जहां तक अगर मेरी राय पूछी जाए तो एक लफ्ज है मैनेजमेंट। ठीक। देखिए, मैनेजमेंट जो होती है ना, उसमें ये चीजें आपने सारी एड्रेस करनी होती हैं। अब आप और मेरा अगर कोई दरमियानी ताल्लुक डेवलप होता है किसी नेचर ऑफ वर्क के सिलसिले में, तो जाहिर है आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, मेरी अपनी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। अब यही जो है ना, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की मैनेजमेंट है कि उन्होंने, एक तो नंबर ये है कि डेडलॉक पे नहीं जाना, हम्म, नंबर 2 ये है कि चीजों को स्मूथनेस की तरफ लेके जाना है, तीसरा ये है कि आपने कुछ चीजें डिस्क्लोज करवानी होती हैं, कुछ एक्सपोज करनी होती हैं, कुछ चीजों को आपने मैनेज करना होता है। जी ये जब तक आप भैया के वक्त सारी चीजें नहीं करते ना, उस वक्त तक चीजें। अच्छा, अब चूंकि इनिशियली मेरा अपना ये ख्याल है कि इनिशियली ये लोग कोई ऐसा ना तो कोई रिसोर्सफुल लोग थे, ना कोई साहिब हैसियत लोग थे। अच्छा, ये आम लोग थे इनिशियली, ये चलते रहे और ये अवॉइड किए गए, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये भी तो है ना कि आप क्रिमिनल को अभी उसको आयरन हैंड के साथ अगर करें, तो फिर एक दूसरी तरफ ये भी होता है कि गरीब मार होती है, ठीक। ये ज्यादती हो रही है। लिहाजा आपने चीजों को इस अंदाज से ले जाना है कि कोई ऐसा गलत तासुर भी ना जाए या एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो अगेन मेरा तो यही है कि मैं ये नहीं कहता कि कोई ये सारा ये पॉलिटिकल लोगों का ये सब ये असर रसूख वाले लोगों का। देखिए, असर और रसूख तो जाहिर है आपके जो जानने वाले लोग हैं, अगर वो कोई क्राइम कमिट करेंगे और आपको कहेंगे, तो हो सकता है, इम्कान है कि आप उनकी सिफारिश कर दें। जी जी। अच्छा, लेकिन देखना है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने। एक तो ये है, दूसरा, हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को जो बेहतर किया जाता है ना, वो मेरा तो एक पक्का ख्याल है। लॉ एंड ऑर्डर ये जो है ना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का रोल, ये बहरहाल एक महदूद लेवल का रोल है। असल है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की डेवलपमेंट, वहाँ लोगों को स्ट्रीम लाइन करना, लोगों को एक धारे में लाना, असल चीज है वो। उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। बाकी इमीडिएट लॉ एंड ऑर्डर वाले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एक रोल होता है, और वो प्ले हो रहा है। अभी पिछले दिनों हम गए थे, वहां बकायदा डिप्लॉयमेंट मौजूद है। अब इक्का दुक्का जो पहले लूट खसूट थी, वो अब वो नहीं है। हाँ, कभी कभार ये है कि दे आर अवेलेबल, वो जब कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई इक्का दुक्का वकूआ हो जाता है, लेकिन अब माजी के हिसाब से अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो अब वो पुरानी बात नहीं है, काफी हद तक कंट्रोल है। तो ये अच्छा अच्छा, शफकुल्ला मुश्ताक साहब, आप जैसे लोग बहुत कम हैं, जैसा कि आपने बताया भी और आपके बारे में आमतौर पर तासुर भी है, लोग जानते भी, हम भी जानते हैं यहाँ बैठते हुए कि आप लोगों के साथ मिलते हैं, आप लोगों से मुशावरत करते हैं, आप लोगों के मसाइल सुनते हैं, आप कुली कचहरी भी लगाते हैं, लोगों में जाते हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी करवाई हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पे एक जो आम तासुर है, वो इतराज ये है कि वो बंद कमरों से बाहर नहीं निकलती और इंतजामिया को मिली भगत की और इसकी पूरी छूट दे रखी होती है, जिसकी वजह से गुड गवर्नेंस नहीं हो पाती और आम आवाम तक हुकूमत के जो रिलीफ के असरात हैं वो नहीं पहुंच पाते। आप क्या इससे इत्तेफाक करते हैं, और क्या वाकई जो है वो हुकूमत जो है इस बैड गवर्नेंस की वजह से बदनाम होती है और हो रही है? अच्छा ना जी, मैं अब इस पे थोड़ा सा ना सिविल सर्विस के हवाले से बात करूंगा। जी अच्छा जी हुआ आपने सवाल कर लिया। जी जी। असल होता यह है कि जब आप गवर्न करने की पोजीशन में होते हैं ना, तो कुछ लोग एक तासुर ले लेते हैं। अच्छा, जबकि वो तासुर ऐसे नहीं होता। इसी के बारे में यकीनन तनकीदें हो रही हैं, लोग बातजनी का इजहार भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये तो हो सकता है कि शायद हम उस लेवल पे जाके
हम लोगों को मुतमईन नहीं कर सके। लेकिन हिस्टोरिकली अगर देखा जाए 1947 ऑनवर्ड अगर देखा जाए ना, देखें ये मुल्क जीरो बजटिंग से स्टार्ट हुआ है। उस वक्त अगर स्किल्ड चीज थी ना, दैट वाज सिविल सर्विस। अच्छा, सिविल सर्विस ने इसको चलाया है और ये चलता आया है। अब एक वक्त ये भी आया था कि इसकी डेवलपमेंट, उसमें और भी फैक्टर और भी है, मैं तो बात कर रहा हूँ ये सिविल सर्विस के हवाले से। जी। अब सिविल सर्विस ने इसने अपना एक रोल प्ले किया है। अगर जैसे मिसाल के तौर पे अब मुहाजिरीन का इतना बड़ा क्वांटम था, जी। अब उनकी एडजस्टमेंट का कोई मामूली छोटा मोटा ये मामला नहीं था, ये बहुत बड़ा मामला था। जी। और मेरे नजदीक तो क्रेडिट गोज टू सिविल सर्विस कि आज अगर देखा जाए, अब 100% इतनी बड़ी एक्सरसाइज में आप इसमें सवाल कर सकते हैं कि फ्रॉड हुए हैं, ये हैं। देखिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज में फ्रॉड का इम्कान होता है, दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। हमेशा चीजों को मजबूरी तौर पे लिया जाता है। मजबूरी तौर पे अगर आप देखें तो जितने लोग हिंदुस्तान से आए थे, दे आर वेल सेटल्ड हियर। अच्छा, उनका कोई इशू नहीं है। अच्छा, बाकी आ जाए कि ये 1973-74 में हम ये कहा जाता है कि जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स थी, उससे सिविल सर्विस को बहरहाल कमजोर किया गया है। एक होता है कि मेरी चीजें मेरे हाथ में हो और मैं फुली स्किल्ड और कैपेसिटेटेड भी हूँ और मैं एफिशिएंसी के लेवल पे भी हूँ। अगर मैं उसमें ना हूँ तो शायद मैं उस अंदाज से डिलीवर नहीं कर सकता। 1973-74 से ऑनवर्ड जो ब्यूरोक्रेसी की बात की जाती है, उसमें ये बातें की जाती हैं जो जिसका तासुर आपने दिया है। लेकिन अगेन बात यह है कि कमरे में बाहर बैठने और अंदर बैठने में बड़ा फर्क होता है। अब मैं ये आपने जो बताया ना कि वाई आई गॉन फ्री इंटरेक्शन विद द सोसाइटी, जी में मैं यकीन माने किसी बिला मुबालगा ये बात कर रहा हूँ, मैं उसी नैरेटिव को तोड़ने के लिए मैं कई सालों से ये समझता था कि ये जरूरी है कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, डायरेक्ट इंटरेक्ट करें। अच्छा, अब मैं अगर कमरा बंद करके बैठ जाऊं तो बात दिल को समझाने की है। अच्छा, मैं किस तरह ना, तो ये सिर्फ मेरे ज़हन की एक सोच ही है ना कि मैं को बड़ा आदमी हूँ। और किसने देखा है कमरे में आपने क्या, आप क्या बड़े होंगे जब आप पब्लिक में जाएंगे, किसी को आप तसल्ली दे रहे होंगे, किसी को आप सफाई सुथराई की सर्विसेज दे रहे होंगे, किसी की जमीन की मामलात हल कर रहे होंगे, किसी की लड़ाइयां खत्म करवा रहे होंगे। अच्छा, यू आर अ न्यूक्लियस, यू विल बी सेंट्रली फोकस्ड। आप उससे देखें कितना आपकी अहमियत बढ़ेगी। और नहीं, इस चीज को सारी ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं समझती है? आप समझते हैं ना जी, आप कर रहे हैं, लेकिन ये सारे लोग क्यों नहीं इस बात को समझते हैं कि अगर एक जिले का मालिक जो है वो अगर दुरुस्त हो जाए तो कम से कम एक जिले को अगर वो ठीक करे, उसको देखकर देखी दूसरे भी जो है उसको दुरुस्त करना शुरू कर दें, तो वो चीजें जो हुकूमत करना चाहती है वो तो कम से कम होती हुई आगे उसके जो है वो नजर आएंगे, असरार नजर आएंगे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्या कबाहत है? क्या उसमें सियासत का अमल दखल है, या वो इतने बाख्तियार जितना हम समझते हैं वो होते नहीं है कि वो ये कर पाए और वो मुझे इल्जाम कराए जाते हैं? देखिए कुछ जी जी जी, आपकी आपकी आवाज फेल है वहां। जी जी मजिस्ट्रेसी एक जो लिंक था, उसके नतीजे में आपको पब्लिक सर्विस डिलीवरी आसान थी। नंबर एक तो ये। जी नंबर दो, दूसरा ये देखिए, ये जो सियासतदान वाली बात आप करते हैं ना, इस पे मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से वजाहत कर दूं। जो मेरे ये मैं जो अभी बात करने जा रहा हूँ ना, मैं अपने तजर्बात की बुनियाद पे बात करने जा रहा हूँ। अब एक बंदे ने इलेक्शन लड़ा है, अब इलेक्शन के नतीजे में 1,00,000-1,50,000 उसको वोट दिया है लोगों ने। अब पॉलिटिशियन की बेस जो है वो वोट है। अब जाहिर है कि उसके वोटर जो है, नेचर ऑफ वोटर्स जो है, उसमें सारे कोई नमाजी तो नहीं होते, ना सारे इबादत गुजार होते हैं, ना सारे मेरिट वाले होते हैं। जाहिर है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्रिमिनल भी हो जाएंगे। अच्छा, लिहाजा उसकी मजबूरी है कि वोटर्स के कहने पे वो दफ्तरों के साथ अपनी एक्सेस ले। अच्छा, अब बेहतरीन तरीका तो ये है कि दफ्तरों के दरवाजे अगर खुले हों, जो कि मोस्टली खुले होते हैं, इक्का दुक्का जो है, मैं नहीं कहता,
अच्छा, अगर खुले हो डायरेक्ट लोग दफ्तरों में आए और अपने काम करवाएं। जब सियासतदान के पास जाएंगे, सियासतदान की अपनी मजबूरी है, वो जब आएगा तो फिर मैं अगर इसको शोर करना शुरू कर दूं जी सियासतदान ये करे, तो उसमें मेरी भी कमजोरी है। ठीक। देखिए, मैंने शुरू में भी बात की है कि सबसे पहले तो मेरा अपना कंडक्ट बेहतर होना चाहिए। ठीक। मेरे नीट एंड क्लीन होना मेरे लिए शर्त है। अगली बात यह है कि मैं एकेडमिकली स्ट्रांग हूँ। अच्छा, फिर मैं एक्सपीरियंस लूँ। ये सारी खूबियां जब होंगी तो जो मेरे साथ बात करने वाला है हु सो एवर, वो पहली बात तो यह है कि मोहतात होकर बात करेगा। अच्छा, अगर वो मोहतात नहीं भी होता तो वो फिर एक डिस्कशन में आएगा ना। डिस्कशन के नतीजे में जाहिर है कि हो सकता है मैं इस वक्त एक चीज को बुरा समझ रहा हूँ, डिस्कशन के नतीजे में पता चले कि मेरी तो मिसपरसेप्शन है। सही। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो रिलेशनशिप विद दी वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी है, उसकी भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। बहरहाल ये जो आप फरमा रहे हैं ना जी, हमेशा बात मजमूई तौर पे की जाती है। मजमूई तौर पे अगर बात की जाए, इंडिविजुअल्स की मैं नहीं बात करता, जी जी। सोसाइटी के तबके में इंडिविजुअली लोग ऐसे होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इसी तरह सिविल सोसाइटी में अच्छा, अगर यही सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए तो क्या कभी राजनपुर भी मुल्क के दूसरे पुरअमन तरक्की याफ्ता शहरों की फहरिस्त में शामिल हो पाएगा और काबिज माफिया के चुंगल से निकल पाएगा, जबकि वहां पे आप जैसे लोग जो हैं वो हों, तो आप मुस्तकबिल इस शहर का, इस इलाके का, इस जिले का रोशन देखते हैं? ग्रेजुअली चीजें चेंज होती हैं। अब मैंने देखा यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ना फोकस है। इससे थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूं आपका कि अभी अगर ये चीफ मिनिस्टर पंजाब के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको अगर आप देखें ना, तो यूं लगता है कि शायद पहले उन्होंने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की। और मैं तो राजनपुर की अगर बात करूं तो राजनपुर के प्रॉब्लम्स क्या हैं कि बच्चे, उनकी कैपेसिटी है पढ़ नहीं रहे। अच्छा, बेटियां बैठी हैं बेचारे, माँ बाप के पास पैसे ही नहीं है, वो उनकी शादियां नहीं कर पा रहे। अच्छा, जमींदार का जो है वो बवक्त काश्त, उसके पास पैसे ही कोई नहीं कि वो जाके अपनी मर्जी से वहां बीज और खाद ले ले, वो एक्सप्लॉइट हो रहा है वहां दुकानदार के हाथों। अब इस तरह के बेशुमार मसाइल हैं जो अगर ये प्रोग्राम जो अभी गवर्नमेंट का पंजाब के आए हैं, अगर वो देखे जाएं तो वो इन सारे मसाइल का हल है। और अगर इसको अब आवाम में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करने की जरूरत है, उनको एजुकेट करने की जरूरत है। अच्छा, उनको इश्यूज पे डिस्कशन की जरूरत है। अगर ये चीजें हो जाती हैं, और जैसे मेगापुर अभी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने यहाँ यूनिवर्सिटी अनाउंस की है। अब यूनिवर्सिटी बन जाए, मैंने तो एक जगह पढ़ा था कि अगर किसी जगह की सिविलाइजेशन को तब्दील करना हो तो वहां ये जामिया बना दिया जाए, यानी यूनिवर्सिटी बना दी जाए, वहां की टोटल सिविलाइजेशन को आप तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जो जिस तरह मोटरवेज हैं, आप यकीन माने फेडरेशन का बेहतरीन स्ट्रॉन्ग, फेडरेशन को स्ट्रॉन्ग करने में मेरे नजदीक ये मोटरवेज का बड़ा रोल है। पहले अब मैं पंजाब में बैठा था, सिंधी के साथ मेरी फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन कोई नहीं थी, सिंधी की बलोची के साथ नहीं थी, बलोची की पठान के साथ नहीं थी। अब जब हम एक दूसरे में फ्रीक्वेंट होंगे तो हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। अब ये मोटरवे जो यहाँ से गुजरी है, अब राजनपुर इतना मुश्किल होता था उस वक्त आना जब तक मोटरवे नहीं बनी। अब मोटरवे बन गई है। मोटरवे जो जब आप जाहिर पीर से चढ़ते हैं तो लाहौर तक 5.5 घंटे लगते हैं, आधा घंटा आपको राजनपुर पहुंचने में लगता है। अच्छा, इसमें कोई भी गलत बात नहीं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हर हुकूमत जो है वो अपने तय जो है हर इलाके को बेहतर बनाने के लिए मनसूबा साजी करती है, मनसूबों का ऐलान भी करती है। मौजूदा हुकूमत भी जो है वो बहुत से इनिशिएटिव ले रही है, बहुत से नए मनसूबे ला रही है। लेकिन सब एक बात बड़ी अजीब सी है, क्या वजह है? मनसूबे तो बहुत आते हैं, बहुत से ऐलानात भी होते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो पाता। अगर अमल दरामद होता तो आज राजनपुर जो नजर आता है पसमानदा, ऐसा ना रहता जब से हुकूमतें आ रही हैं, जब से इनके बारे में ऐलानात किए जा रहे हैं। ये क्या आप समझते नहीं है कि ये सियासी नुमाइशी जो ऐलानात व इक़दामात हैं, क्या ये वाकई जो है अमली तौर पर इख्तियार किए जा सकेंगे या अमली शक्ल इख्तियार कर सकेंगे, और ये शहर जो पसमानदा हैं ये वाकई पसमानदगी से निकल सकेंगे,
या ये भी बस फिर वही बात कि हर हुकूमत की तरह इस बार भी दावे होंगे, वादे होंगे, और फिर वो वादे और दावे ही का जो पूरे हो जाए? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी ना एक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है यहाँ ट्राइबल एरिया की, जी जी। और एक बलोच लेवी है। ठीक। अच्छा, ये तुमन के लोग भर्ती होते थे जो कि सरदारों के अपने लोग होते थे। हम्म। अच्छा, ये 1995 के बाद रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, और ये ख्याल किया जा रहा था कि इसको खत्म करें या ना करें। हम्म। अच्छा, अभी चीफ मिनिस्टर ने इजाजत दिया है कि आप इनकी भर्तियां करें, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा था कि भर्तियों की मैं इजाजत तब दूंगी जब ये 100% मेरिट पे होंगे। ठीक। आप बेशक किसी वक्त तशरीफ लेके आए, मैं आपको राजनपुर में मेरे बगैर आप इधर बच्चे बच्चे से पूछ लें कि यहाँ जो रिक्रूटमेंट हुई है ना 100% मेरिट पे हुई है। बहुत बड़ी बात है। यानी कोई किसी एक भी सरदार या साहिब हैसियत शख्स का कोई रोल नहीं था। जो बच्चा कैपेबल था और उसको हेड कौन कर रहे थे, कमिश्नर, डीआईजी और एक एजेंसी के कर्नल साहब थे जो डायरेक्ट इसको मॉनिटर कर रहे थे कि किसी तरह भी ये मेरिट से हटके ना हो। अच्छा, दूसरी बात अगली मैं आपको ये बताऊं कि ये जब पाकिस्तान के इश्यूज की बात की जाती थी कि ये कब दुरुस्त होंगे, तो एक दफा मैं कहीं बैठा था तो वहां एक बंदे ने बड़ी बात की। उसने कहा जी जब तक हम चीजों को सिस्टमाइज नहीं करते, सिस्टम में नहीं लेके आते, उस वक्त तक चीजें हमारी बेहतर नहीं होंगी। जी आप देखें ये जितने प्रोग्राम्स हैं ना ये सारे सिस्टम में आ गए हैं। जी। घर में बैठ के एक बंदे ने ऐप करना है और ऐप पे उसको इतना मिल जानी है कि आपके बच्चे की फीस हुई है नहीं हुई, आपकी बेटी का हुआ है नहीं, किसान का कर्जा मंजूर हुआ है या नहीं, एक बेवा को जानवर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, यानी ये सारे के सारे ऑटोमेशन के जरिए से। अच्छा, जब ये सिस्टम में चीजें ला के हम करेंगे ना, तो शायद साहब मुझे तो बड़ी तवक्को है अल्लाह से भी। और ये जो अभी हमारे यहाँ एक दूसरी बात यह है कि जब लोग सोचना शुरू कर देते हैं, चीजें डिस्कशन में आना शुरू हो जाती है ना, फिर चीजें शायद उस तरह नहीं रहती जिस तरह पहले होती है। अच्छा, आखिरी मेरा तो सवाल ये जी, ख्याल है। और डिप्टी कमिश्नर साहब, आखिरी सवाल। हमारा कोई साफी, अदीब, शायर अगर डिप्टी कमिश्नर बनता है, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। लेकिन आमतौर पे जो है, आप क्या समझते हैं कि एक साफी, एक अदीब, एक शायर जो है, वो दूसरे आम एक डिप्टी कमिश्नर से क्या बेहतर डिप्टी कमिश्नर बनकर अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकता है और आवाम के दिलों पे राज कर सकता है और इलाके की बेहतरी के लिए काम कर सकता है, जो आप कर रहे हैं? मैन टू मैन असल वेरी कर, पहली बात तो ये मैन टू मैन वेरी करता है। हम्म। दूसरी बात अगेन वही है कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी, आपने किन अफसरान के साथ काम किया है। हम्म। अच्छा, आप जो है वो किस हद तक आपकी कमिटमेंट है विद द स्टेट एंड सोसाइटी, ये सारी चीजें जो है ना, ये मेरा अपना ये ख्याल है कि ये किसी में भी हो सकती है, ठीक। और जिसमें होंगी वो ही विल मूव फॉरवर्ड। और वो जाहिर है कि वो हम पब्लिक सर्विस के बंदे हैं ना, यानी मैं बेसिकली पब्लिक सर्वेंट हूँ। जी हाँ। अगर पब्लिक सर्वेंट के मानी और मतालिब का मुझे शौरी तौर पे एहसास हो जाए, तो मैं तो क्या, हर शख्स जो है वो अपनी ड्यूटी इसी तरह अंजाम दे जिस तरह के सिविल सर्विस के बेसिक रूल्स भी हैं। एक हमारा तसलसल है माजी लेकिन आप के समझते नहीं है कि एक साफी, एक शायर, एक अदीब ज्यादा हसास होता है और इनकी आवाम की हसासियत को बेहतर तौर पे समझता है और वो बेहतर तसलसल है। किरदार जो है वो अदा कर सकता है? जी, शुक्रिया साहब, मैं तो ये भी चाह रहा था कि आपसे जो है वो जाते जाते जो है, अगर आपके ख्यालात जो हैं वो पूरे नहीं होते जब तक कि आपसे आपके खूबसूरत से आपके पसंदीदा अशार ना सुने जाएं, तो आप हमें जाते जाते अपनी पसंद के अपने कुछ चंद अशार या एक कोई गजल, कोई नज्म, कोई ऐसी सुना जाएं कि जिससे यह एहसास हो कि राजनपुर के डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट नहीं है, एक एहसास दिल के मालिक हैं और आवाम का दर्द अपने अंदर रखते हैं, और इस दर्द की खुशबू के साथ जो है एक उम्मीद की किरण जो है वो आवाम में बिखेरते हैं। जी वो मेरी एक गजल है, मुक्सर बैर में ही है। जी जी, इरशाद जी। मेरी एक गजल है मुक्सर बैर में। जी जी। आज जो बहरो बर लगता है, वाह।
आज जो बहरो बर लगता है, कल वो जर्रा भर लगता है। क्या बात। मैंने मन में डूब के देखा, मैंने मन में डूब के देखा, ये तो रब का घर लगता है। जब से मैंने मेहनत की है, जर्रा मुझको जर लगता है। वाह। जब से मैंने मेहनत की है, जर्रा मुझको जर लगता है। उसके मन का शर तो देखो, खैर जिसको शर लगता है। हर से क्यों ना प्यार करूं मैं, हर से क्यों ना प्यार करूं मैं, हर में मुझको हर लगता है। वाह। और तेरे बिन मुश्ताक मुझे तो सूना सूना घर लगता है। वाह वाह, तेरे बिन मुझको सूना सूना दर लगता है। तेरे बिन मुश्ताक मुझे तो सूना सूना घर लगता है। वाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बहुत खूबसूरत ख्यालात का इज़हार किया और हमें बड़ी खुशी हुई कि राजनपुर के लोगों को एक ऐसी शख्सियत से जो है वो उनकी सरबराह है, जो कि ना सिर्फ उनका एहसास करती हैं बल्कि इस इलाके को भी जो है एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाने की जद्दोजहद में सुबह शाम जो है वो लगी हैं और उम्मीद रखती हैं, बल्कि यकीन रखती हैं कि राजनपुर जो है वो एक तरक्की याफ्ता दीगर शहरों की तरह एक दिन जो है उस लिस्ट में भी है राजनपुर का नाम आएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेजबान शाह नदीम अहमद को इजाजत दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।